माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जो है ग्रुप सी की ई नंबर की वीडियो पढ़ा रहे हैं। ग्रुप सी का ई, जिसमें हम आपको किसान बही, जिसे आप जोत बही भी कहते हैं, पढ़ाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसान बही जो है लैंड रेवेन्यू 2006 के सेक्शन 41 में है। तो सेक्शन 41 में जो आपका किसान बही की बात है, जिसे आप जोत बही भी कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो आपको मैं बताऊं कि सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी अगर जिले का कोई है तो वो कलेक्टर है। तो कलेक्टर क्या है? जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी, यानी रेवेन्यू का जो सबसे बड़ा ऑफिसर है इन डिस्ट्रिक्ट, वो कौन है? कलेक्टर है। तो कलेक्टर पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वह एक काम करे कि जितने भी उसके एरिया में जोतदार हैं, यानी किसान हैं, सभी किसानों को एक वो बुकलेट उपलब्ध कराए। और बुकलेट क्या होगा? उसमें उस जोत से संबंधित जो जोतदार होल्ड किया है, यानी जो भी जोतदार है जो लैंड को होल्ड किया है, हिंदी में उसे कहते हैं धृत किया है, जो भी लैंड, यानी जोतदार ने जो भूमि धृत किया है, यानी जोतदार ने जो भी लैंड होल्ड की है, उस लैंड की समस्त जानकारियां उस बुकलेट में लिखी हो, और उसी बुकलेट का नाम दिया गया किसान बही। अब डीएम साहब इस तरह के किसान बही तैयार करा के जो तहसील स्तर के राजस्व अधिकारी हैं, उनके माध्यम से संबंधित जोतदार को उपलब्ध कराते। अब हो सकता है कि राज्य सरकार इस किसान बही को उपलब्ध कराने के लिए कोई शुल्क निर्धारित किया हो, तो उस जोतदार को उस बही को प्राप्त करने से, किसान बही को प्राप्त करने के समय उस शुल्क को भी अदा करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि ये, जैसे मान लीजिए कि ये जोत बही बन गई किसी की, लेकिन वो ज्वाइंट फैमिली है, 4 भाई हैं, ज्वाइंट है, तो हो सकता है कि चारों डिमांड करें कि सर हमें भी एक एक बुकलेट दे दीजिए, चारों लोग को दे दीजिए, लेकिन बुकलेट तो एक ही बनाई जाएगी उस जोत पर। तो ऐसे में क्या कहा गया कि अगर एक से अधिक जोतदार हैं, यानी संयुक्त जोतदार हैं, तो सभी जोतदार डीएम के यहां आवेदन करेंगे। जब वो आवेदन करेंगे तो उनको अलग अलग जोत बही उपलब्ध करा दी जाएगी, अर्थात किसान बही उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन उन्हें उस जोत बही का वो पेमेंट अदा करना होगा जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। ठीक। अब आता है कि जब ये किसान बही आपको, किसानों को मिल गई, तो एक तरह से ये डॉक्यूमेंट है, इस बात का सबूत है कि वह जोतदार उस लैंड में क्या किया है, उसकी है वो लैंड, वह भूमि उसकी है, उसका स्वामित्व उसमें निहित है। तब यदि उसको कहीं लोन चाहिए तो वो किसी वित्तीय संस्थान के पास जाकर, यानी फाइनेंशियल एजेंसी के पास जाकर लोन लेगा, ऋण मतलब, या मान लीजिए किसी नेशनलाइज बैंक से वो लोन लेना चाहता है, तो जहां से भी वो लोन लेना चाहता है, इसी किसान बही को दिखाकर, या जोत बही जिसको आप कह रहे हैं, दिखाकर क्या कर सकता है? लोन ग्रांट करा सकता है उस फाइनेंशियल एजेंसी से, यानी रेस्ट्रिक्टेड बैंक से, या किसी आपका वित्तीय संस्थान से। तो वो लोन को क्या करेगा? सैंक्शन करा लेगा, और लोन उसी मात्रा में वो फाइनेंशियल एजेंसी या नेशनलाइज बैंक सैंक्शन करेंगे जिस मात्रा में, यानी जिस रेशियो में उसके पास लैंड एग्जिस्ट कर रही है, कि वो एरिया उसमें लिखी होगी, यानी लैंड जितनी एग्जिस्ट कर रही है, यानी जोत जितनी उसके पास है, उस जोत के समानुपात में ऋण उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जब भी किस जोतदार को ऋण दिया जाएगा किसान बही पर, तो उस किसान बही पर मेंशन कर दिया जाएगा वित्तीय संस्थान द्वारा, या बैंक से लिया तो बैंक द्वारा, कि इस पर लोन लिया गया है, यानी ऋण लिया गया है। और जब वह ऋण अदा कर दिया जाएगा जोतदार द्वारा, तो उसी किसान बही पे उसको लिख दिया जाएगा, ऋण को अदा कर दिया गया, लोन पेड। एक चीज और बताता है इसमें
कि जब जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जब भी कोई ऋण लेना होगा तो जोतदार समस्त जानकारियां उस वित्तीय संस्थान या बैंक को उपलब्ध करा देगा और यह भी साथ साथ इंश्योर करेगा कि जितनी भी जानकारी जोत बही में है यानी किसान बही में है वह समस्त सत्य है। अगर किसी वजह से कोई भी जानकारी असत्य या मिथ्या पाई गई, फॉल्स पाई गई, तो उसी में यह व्यवस्था है कि उस जोतदार को 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का आपराधिक अभियोग लगा के दंडित किया जा सकता है। इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि अभी तक मैंने जो पढ़ाया, जो रिकॉर्ड की बात किया आपके पार्ट 6 में, तो मैंने कहा विलेज रजिस्टर है, मैप है, फील्ड बुक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट है। ये 4 जो हमारे हैं ये रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हैं। ये रिकॉर्ड जोतदार यानी टेन्यूर होल्डर्स के पास नहीं रहते हैं। ये सारे के सारे रिकॉर्ड किसके पास रहते हैं? ये सारे रिकॉर्ड हमारे राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास होते हैं। लेकिन जो किसान बही है वो किसी राजस्व अधिकारी के पास नहीं होती है, बल्कि किसान बही किसके पास होती है? हमारे जोतदार यानी जिसकी जोत है, जो टेन्यूर होल्डर्स है, उस जिसने जो होल्ड किया है उसके पास ये रिकॉर्ड रहता है। तो इस तरह से जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो 4 रिकॉर्ड यानी लिस्ट ऑफ विलेज और आपका मैंने बताया मैप, फील्ड बुक और आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी खसरा और खतौनी, मैप यानी नक्शा और गांव के नक्शे, ये सारी चीजें रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन जो किसान बही है, जो धारा 41 में मेंशन्ड है, वह किसकी रिकॉर्ड है? वह एक किसान का रिकॉर्ड है, अर्थात जोतदार का रिकॉर्ड है। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारे वीडियो जो है वो 6 नंबर की सीरीज कंप्लीट हो गई, जिसमें मैंने टोटली क्या आपको पढ़ाया कि विलेज के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। उसके अतिरिक्त यानी विलेज के रिकॉर्ड कह लीजिए, आप रिकॉर्ड ऑफ विलेज कह लीजिए, यानी गांव के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, या आप कह सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू के जितने रिकॉर्ड्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, उन रिकॉर्ड्स के बारे में हम पढ़े। रिकॉर्ड्स के बाद हमने ये पढ़ा कि किसान बही, जो किसान का रिकॉर्ड है किसान के पास होगा। फिर हमने पढ़ा कि इनमें अगर कोई मिस्टेक आ जाए या कोई एरर हो या कोई ओमिशन हो तो कैसे अब सही होगा, इसके बारे में सेक्शन 32 और 38 में पढ़ा। और इस तरह से ये मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज जान लीजिएगा, मैंने जहां जहां आपको बताया पिछले लेक्चर्स में 6 में कि आपको मैंने बताया उप जिला अधिकारी, तो उप जिला अधिकारी की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो उसमें आप सेक्शन 2 में जा सकते, सॉरी सेक्शन 4 में जा सकते। तो आप सेक्शन 4 में आ सकते हैं। और याद रखिएगा, अक्सर आपसे अगर आप एचएस की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये भी पूछ सकता है कि परिभाषा किस सेक्शन में दी है, डेफिनेशन किस सेक्शन में दी है। तो डेफिनेशन सेक्शन 4 में दी है। जनरली और एक्ट्स में सेक्शन 2 और 3 में होती है, लेकिन जैसा कि आपने देखा एविडेंस एक्ट के 3 में है और एक्टों के 2 में है, लेकिन सीआरपीसी के 2 में है। लेकिन जब आप बात करेंगे लैंड रेवेन्यू की, तो जो कि आपके एक्ट का नाम है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006, इसके सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया चीजें हैं, वो मैं पिछले लेक्चर में डिफाइन कर चुका हूं अपने, लेकिन फिर भी हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि जब भी आप बात करेंगे, देखिएगा यहां पे आपको उप जिलाधिकारी की परिभाषा इसमें दे दिया है। देखिए बता क्या रहा है, सेक्शन 4 सब क्लॉज 18 4 का 18, जिसमें कहता है उप जिलाधिकारी से तात्पर्य तहसील के प्रभारी सहायक कलेक्टर से है। यानी तहसील का जो प्रभारी सहायक कलेक्टर है वही उप जिलाधिकारी है। ठीक है, तो यानी उप जिलाधिकारी कौन है? तहसील का कौन है? जो सहायक कलेक्टर है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या कहा गया कि आप उप जिलाधिकारी से तात्पर्य यहां से निकालेंगे। ठीक, बाकी तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा ही दिया है। तो इस तरह से हमारे रिकॉर्ड्स की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सीरीज अच्छी लगी होगी। देखिएगा, मैं आपको एक बात स्पष्ट जरूर करना चाहूंगा कि लैंड लॉ पे हो सकता है कि आपके पास और भी मटेरियल्स हो,
या हो सकता है कि कुछ वीडियोस भी हों, मार्केट में बहुत से हैं, या कुछ लोग यूट्यूब के भी प्लेयर्स होंगे। तो यूट्यूब पर जो प्लेयर्स हैं वो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको नॉलेजेबल पर्सन बना रहे हैं, आपके नॉलेज को तो हाई कर रहे हैं, लेकिन अमित वर्मा यानी अमित सर आपके नॉलेज को इंप्रूव करने नहीं जा रहा है। अमित सर का फोकस पॉइंट है HJS एंड PCSJ। तो मैं इस 2 पॉइंट को ध्यान में रख के अपनी वीडियोस बनाता हूं। पहला कि लड़का कितना याद रख सकता है एट ए टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा हॉल में वो कितना याद रख सकता है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर PCSJ की परीक्षा देने जा रहे हैं तो कुल 23 पेपर 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे आपके। और अगर आप JS का पेपर देने जा रहे हैं तो इतनी संख्या है, वहां नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 33-34 34-35 है। तो लगभग एक्सपेरिमेंट मतलब लगभग है आपके। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम प्रोजेक्ट कितना कर सकते हैं। अगर हम JS की परीक्षा देने जा रहे हैं जहां नियर अबाउट 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब 30 क्वेश्चन 3 आवर्स में, इट मीन्स कि मुश्किल से हमारे पास समय कितना बचा, मुश्किल से 4 मिनट का ही तो हमारे पास मार्जिन है। हम 4 मिनट में कितनी बातें बता सकते हैं उसे, हम उतनी ही तो बता पाएंगे। हम नॉलेज लेके क्या करेंगे जब हम लिख ही नहीं पाएंगे कॉपी में। तो हमारा फोकस पॉइंट ये होता है कि हम PCSJ की हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना मेरे दिमाग में याद रहे, और उतना ही कम पढ़ाते हैं जितना जरूरत हमारे PCSJ यानी HJS के पेपर्स में है। उससे आगे हम बढ़ने का प्रयास नहीं करते। हम चाहें तो इसमें 4-5 केस जोड़ दें, फिर और दाएं बाएं, जिसको आप कहते हैं ना दुनिया भर का तामझाम फैला दे, भौकाली कर दे, लेकिन भौकाली करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमको क्या करना है, एवरेज बन के हमको अपनी परीक्षा को क्रैक करना है, ठोक देना है PCSJ और HJS को। और आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा कि जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप PCSJ देने जाते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन LLB है, जो एवरेज मैन ऑफ सोसाइटी बताती है। जब आप HJS देने जाते हैं तो भी LLB ही मांगता है, यानी एवरेज मैन। कहीं LLM नहीं मांगता, एक्सपर्ट मैन ऑफ सोसाइटी नहीं मांगता। लेकिन मैंने जनरली देखा कि वीडियोस में हमेशा एक्सपर्ट मैन की तरफ बढ़ता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एवरेज होता है, जो सतह से जुड़कर छोटी चीजों को बेहतरीन शब्दों में, सरल शब्दों में लिखता है, उसी को नंबर मिलता है। इसीलिए मैं अपने वीडियो को बहुत ही सरल लैंग्वेज में, कुछ कम चीजों को रखते हुए, जितनी आपको याद हो सके, जितनी परीक्षाओं में आप परफॉर्मेंस कर सके, वहीं तक बताते हैं। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट मेरे जो यूट्यूब से जुड़े हैं मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो भाई देखिएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी को पढ़ाने का मैं आपको बात कर रहा हूँ। मेरे पास जितनी एक्सपीरियंस है वो डिलीवर करता हूँ। पढ़ाने के साथ साथ जो हमने एक्सपीरियंस होल्ड किया है कि आप परीक्षाओं में कैसे हम बीट कर सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे आराम से मेरे वीडियो देखा, जिसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।